मन के सवाल में आज का प्रश्न जर्मनी से आया है और पूछा है गरिमा ने। गरिमा एक बहुत अच्छी माँ है। बहुत अच्छी क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि हर समय यह बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे हो इसके लिए बहुत सजग रहती है। वह प्रत्येक माँ अच्छी माँ कहलाएगी जो अपने बच्चों के पालन पोषण से संबंधित इन बातों का ध्यान रखेगी, क्योंकि माँ का ये दायित्व है कि जो संतान उसको परमात्मा ने दी है वह एक सुंदर फूल के रूप में खिले। न केवल सुंदर फूल अपितु सुगंधित भी हो। सुंदर होना और साथ में सुगंधित होना, इसका अर्थ है सोने पर सुहागा, अर्थात किसी चीज में चार चांद लग जाएं। तो कैसे बच्चों के आंतरिक सौंदर्य में चार चांद लगें, इससे संबंधित जो प्रश्न है गरिमा का, पहले उसे सुनते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम गरिमा है। मैं जर्मनी से भारत कुछ समय के लिए आई हूँ। मन के सवाल सीरीज़ मैं और मेरे परिवारजन मिलकर देखते हैं और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके उत्तर पाकर हमारी बहुत सी शंकाएं दूर हुई हैं, जिससे हमें भक्ति और भगवान को जानने का मौका मिला है और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ा है। गुरुजी, मेरा आज का प्रश्न बच्चों के परवरिश से जुड़ा है। आजकल के व्यस्त जीवन में माता पिता अपने बच्चों के परवरिश के लिए ऐसा क्या करें जिससे बच्चों की भीतरी विकास हो, उनकी मानसिक शक्ति बढ़े, वे गुणवान बने या भक्ति मार्ग को अपनाएं। माता पिता और परिवारजन अपने बच्चों के जीवन में किस चीज़ का संतुलन लाएं जिससे बच्चे समाज या जीवन को समझ पाएं। गुरुजी, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। राम राम। गरिमा, तुमने सच में बहुत ही सार्थक प्रश्न उठाया है। क्यों मैं इसे इतना महत्व दे रहा हूं इस प्रश्न का? उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह एक यथार्थवादी प्रश्न है। अर्थात इस प्रश्न पर ही किसी भी देश का भविष्य टिका होता है, समाज का भविष्य, परिवार का भविष्य, सब कुछ, सारा दारो मदार इसी प्रश्न पर है कि किस प्रकार हम अपने बच्चों का पालन पोषण, उनकी परवरिश ऐसे करें कि वे अच्छे बच्चे बने। तो सबसे पहला इसका जो सूत्र है ना, सबसे पहला वह यह है कि बच्चे के जन्म के एकदम बाद उसका परिचय उसकी मातृभाषा में कराया जाना चाहिए। लेकिन हम नहीं कराते हैं। जो इम्प्रेशन, जो छाप हम डालते हैं बच्चे के चित्त पर पैदा होते ही, वह डलने लगी है अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा का भूत भारतीय मन पर कुछ ऐसा सवार हो गया है। संसार के अन्य देशों की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ भारत की, क्योंकि भारत पर इस भूत का बहुत असर है। ऐसा असर है कि श्वासों में घुल चुका है ये अंग्रेजी का प्रभाव, श्वासों में। इतने सालों की गुलामी आज भी हम ढो रहे हैं। आज भी अंग्रेजी का समर्थन करने वाले लोग क्या कहते हैं कि ये इंटरनेशनल भाषा है। मानता हूं है, लेकिन क्या ये जापान के लिए इंटरनेशनल नहीं है? चीन के लिए नहीं है? फ्रांस के लिए नहीं है? पुर्तगाल जो एक छोटा सा देश है उसके लिए नहीं है? मैंने सुना है कि पुर्तगाल ने बहुत वर्षों तक अपने देश में कंप्यूटर कंपनियों को आने की अनुमति दी ही नहीं। उसने मना कर दिया कि मेरे देश में कंप्यूटर नहीं आएंगे। पूरा संसार प्रगति कर रहा था,
आप भी सोच रहे होंगे कि पुर्तगाल कैसा देश है कि जिसने कहा कि कंप्यूटर कंपनियां मेरे देश में नहीं आएंगी, क्या वह अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं करना चाहता था? नहीं, करना चाहता था, बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता था। पुर्तगाल ने कंप्यूटर कंपनियों के सामने एक शर्त रखी कि मेरे देश में कंप्यूटर तभी आएगा जब आप उसे पोर्तुगीज में लेकर आएंगे, अर्थात उसका पूरा सॉफ्टवेयर सब कुछ पोर्तुगीज भाषा में हो। और कंप्यूटर कंपनियों को झुकना पड़ा। भारत ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि भारत में अगर कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर यहाँ की राजभाषा जो हिंदी है उसमें उसको प्राथमिकता दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए। अंग्रेजी में भी होगा ही, स्वाभाविक है, लेकिन अधिक से अधिक उसके अंदर हिंदी का सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए। अब हुआ क्या? इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा का परिणाम यह हुआ, सबसे जो दुष्परिणाम, कि बच्चा अपने देश की, अपनी मातृभाषा से और राजभाषा से दूर हो गया। ये परिणाम हुआ, और ये परिणाम नहीं है, दुष्परिणाम है। पैदा होते ही मां बच्चे को दूध कम पिलाती है, अंग्रेजी ज्यादा पिलाती है। छोटा बच्चा एक दिन का, 2 दिन का, उसको बोल रहे हैं बार बार गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग बेटा जी, हाउ आर यू बेटा जी, बस। और ये छाप, इन शब्दों की छाप निरंतर उसके चित्त पर पड़ रही है। उस कोरी सलेट पर, उस प्लेन ब्लैक बोर्ड पर जिस पर अभी कुछ नहीं लिखा गया, उस कोरे कागज के ऊपर जो छाप पड़ रही है वो विदेशी भाषा के शब्दों की। पैदा वो भारत में हुआ, पिला तुम उसे दूसरे देश की भाषा रहे हो। स्वामी विवेकानंद इस सदी के सबसे महानतम व्यक्ति माने गए शिक्षा के जगत में। उनकी प्राथमिकता थी सबसे पहले कि वो संस्कृत में बात करें। कोई भी व्यक्ति मिलता था, प्राथमिकता होती थी कि वो संस्कृत में बात करें। संस्कृत नहीं आती तो बांग्ला में बात करें, बंगाली थे। बांग्ला भी नहीं आती फिर हिंदी में बात करें। तीसरी प्राथमिकता पर हिंदी थी और चौथी प्राथमिकता पर अंग्रेजी थी। अंग्रेजी भाषा के प्रकांड पंडित, उनसे बड़ा पंडित कोई नहीं हुआ अंग्रेजी भाषा का। लेकिन उसके बाद भी स्वामी विवेकानंद ने प्राथमिकता की सूची में अंग्रेजी को पहले स्थान पर नहीं रखा। उस समय के, उस सदी के सबसे बड़े स्कॉलर थे, ज्ञाता, अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए, लेकिन फिर भी प्राथमिकता है कि सूची में उनका क्रम यह था। कोई भी भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है तब जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं जानता, तब। लेकिन बच्चों का चित्त क्या हुआ? अब ये छोटे छोटे बच्चे, बचपन से इनको एक बात समझ में आ जाती है कि अपनी मातृभाषा से और राजभाषा से, दोनों से दूरी बनाकर रखनी है और अंग्रेजी भाषा को अपने हृदय से लगाकर चलना है। तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जितने भारतीय महापुरुष थे वे सब कटते चले गए, हटते चले गए, कटते चले गए। अब जो बच्चा बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ रहा है उसकी रुचि तुलसीदास जी में बिल्कुल नहीं होगी, कबीरदास में नहीं होगी, सूरदास में नहीं होगी, मीराबाई में नहीं होगी, पलटू, फरीद, रैदास, तिरुवल्लुवर इत्यादि कितने भक्त जन हुए। मैंने अनेक बच्चों से बात की, वे कहते हैं कि क्या उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं ये, कबीर साहब, सूरदास, तुलसीदास, इनकी भाषा पल्ले ही नहीं पड़ती, क्या बोलते रहते हैं अंट संट। अब ये इन महापुरुषों की अमृतवाणी को अंट संट कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्वाभाविक है कहना, वे गलत नहीं है अगर इनकी वाणियों को वो अंट संट कहते हैं, क्योंकि उनका परिचय ही नहीं हुआ कभी इनसे, इस भाषा से, इस शब्दावली से, तो उनको इरिटेशन होती है। वे कहते हैं वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, अर्थात हम इस प्रकार की भाषा के साथ अपनी सुविधा नहीं बिठा पाते, हमें बहुत असुविधा लगती है इनको सुनने में, समझने में।
तो सबसे पहला काम यदि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं सबसे पहले उस राज्य की भाषा उसे सिखाइए, जिस भी राज्य में रहते हैं। उसके बाद हिंदी सिखाइए, और दोनों साथ साथ सीखे जा सकते हैं क्योंकि बच्चे में सीखने की क्षमता बहुत होती है। हिंदी से उसे घृणा करनी मत सिखाइए और अंग्रेजी से लगाव करना मत सिखाइए, फिर अंग्रेजी भी सिखाइए, लेकिन प्राथमिकता होनी चाहिए उसकी अपनी मातृभाषा की। मैंने उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अनेक सिख परिवारों के बच्चों से मैंने बात की। मैं क्या बेटा पंजाबी आउंदी है तेन? बोला नहीं मुझे नहीं आती सर पंजाबी। वो फिर कहता है सर मुझे पंजाबी नहीं आती। फिर मैं पूछता हूं कि अच्छा बोलनी नहीं आती पंजाबी, गुरमुखी आउंदी है, अर्थात गुरमुखी भाषा आती है लिखनी पढ़नी? वो कहता है नहीं आती। तो मैं कहता हूं फिर क्या आता है तुझे? तू गुरमुखी वाणी कैसे पढ़ेगा अगर तुझे गुरमुखी ही पढ़नी लिखनी नहीं आती? वो कहता है मेरे माँ प्यो ने सिखाई नहीं मैनू, अर्थात मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया ही नहीं। और मैंने ढेर बच्चे देखे हैं ऐसे। बड़ी हैरानी होती है कि पंजाबी बोलनी नहीं आती, गुरमुखी पढ़नी नहीं आती, तब क्या आता है? सिर्फ अंग्रेजी आती है। तो उससे हुआ क्या कि गुरु की वाणी से दूरी बनती चली गई। ये जितने संत हैं हमारे गुरु हैं, और इन गुरुओं की वाणियों से दूरियां बन रही है। आप तमिल हैं या अन्य किसी भी जिस राज्य के हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं, उसे पहले अपनी मातृभाषा सिखाइए। सबसे पहले मातृभाषा। अपनी मातृभाषा का बच्चा प्रकांड पंडित होना चाहिए, और फिर हिंदी साथ साथ, ये दोनों भाषाएं, और तीसरे स्थान पर अंग्रेजी, क्योंकि संसार में सर्वत्र इसका बोलबाला हो गया है। तो जब इस क्रम को आप अपनाएंगे तो जानेंगे कि बच्चा अपनी मातृभाषा पढ़ते ही उस स्थान का साहित्य, उस मिट्टी की सुगंध उससे जुड़ने लगा है। वहां की जो बोली है, वहां की जो आम बोलचाल की भाषा है, शब्दावली है, वहां के जितने संत हैं उनके साथ उसका तादाद में बैठेगा, एक जोड़ बैठेगा। वो जोड़ हमने तोड़ डाला। भाषा एक ऐसी चीज है जो जोड़ती है। अंग्रेजों की ये नीति थी कि भारत को भौगोलिक रूप से तो स्वतंत्र कर दो, यानी ज्योग्राफिकल तो उसको फ्रीडम दे दो, लेकिन मानसिक रूप से इतना गुलाम बना दो, इतना गुलाम बना दो कि उसकी वह गुलामी उससे उसके सारे महापुरुषों को छीन ले। और वही हुआ। माताओं का, परिवार का सबसे बड़ा दायित्व है कि बच्चों के सामने वे सबसे पहले अपनी मातृभाषा की शब्दावलियों का उपयोग करें और अधिक से अधिक संतों का साहित्य, उनकी रचनाएं उसे कंठस्थ कराएं। ये भी हमने छोड़ दिया है। बच्चों को पता ही नहीं। बच्चों से पूछो जो जिस राज्य में रहता है उस राज्य का जो कोई संत हो, उसकी वाणी में वो कोई कवित्व सुनाए, वो नहीं सुना सकता। गुजरात में रहने वाले किसी बच्चे को कहो कि जरा नरसिंह मेहता को कोई भजन सुनाए गुजराती में, अधिकांश मना कर देंगे। इसी तरह से दक्षिण भारत के कितने संत हुए, वहां के बच्चों से कहो कि जरा वहां के संतों की वाणी को सुनाओ, छोटे बच्चों को, वो कहेंगे नहीं। और अंग्रेजी की कविता सुनाओ, हर बच्चा सुना देगा, 10 कविताएं सुना देगा। इसी प्रकार से उत्तर भारत में उसको तुलसीदास, कबीर साहब इत्यादि जितने संत हुए हैं उनकी वाणियां आनी चाहिए, और फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फिर सारा काम ये संतों की वाणी करती है। साथ साथ बच्चों को एक चीज़ और सिखानी होती है। मैं ज़्यादा बड़ी बातें इसमें नहीं कह रहा कि 1000 चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन जो मूलभूत बातें हैं कि बच्चे को ईर्ष्या नहीं करनी है, इसका प्रशिक्षण देना है कि बच्चा किसी दूसरे से जलन ना करे।
नफरत ना करे, यह उसे सिखाना है कि यदि उसका कोई साथी प्रगति कर रहा है, उसके किसी के साथी के पास उससे अच्छा खिलौना है, तो उसे संतोष का ये पाठ पढ़ाना है कि तेरे पास जो खिलौना है उसकी सुंदरता में भी कोई कमी नहीं, तो इससे भी उतना सुख ले सकता है जितना सुख वो उस महंगे खिलौने से नहीं ले रहा। तो संतोष का पाठ बच्चे को बहुत आवश्यक है पढ़ाना, और तत्काल बच्चों की बातों पर उनकी जिद को पूरा नहीं करना, क्योंकि माता पिता का कलेजा फटता है कि हाय मेरा बच्चे ने ये मांगा, उसको फौरन दे दो। जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है वो तो दे दी जाए फौरन, लेकिन जो बहुत ज़रूरत की चीज़ नहीं है उसके लिए उसे थोड़ा तरसाया भी जाए। तो जब बच्चे को कोई चीज़ थोड़े तरसने के बाद मिलेगी, प्यास सा रहने के बाद मिलेगी, तब वह उस चीज़ का महत्व भी समझेगा। तो ये बेसिक बात मैंने 3 बातें बताई। इन 3 बातों को परवरिश का पहला अध्याय समझ लीजिए। प्रथम चरण क्या? सबसे पहले अपनी मातृभाषा सिखाइए, उसके बाद हिंदी राजभाषा, और उसके बाद अंग्रेजी। एक तो भाषा कत्ल हो गया, और इसी के अंतर्गत सबसे पहले अपनी मातृभाषा के अंदर उसे संतों की वाणी कंठस्थ कराइए, मंत्र इत्यादि जो भी कुछ है। दूसरा चरण, उसे ईर्ष्या द्वेष घृणा इन सब के अध्यायों से परिचय कराना है कि देख बेटा ये ईर्ष्या होती क्या है, क्यों होती है, किसी से घृणा मत कर, किसी पर क्रोध मत कर, ये सिखाना है। और बचपन से जब ये प्रशिक्षण मिलते हैं तब उसकी छाप पड़ती है चित्त के ऊपर, तब सदती है। और एक तीसरी बात कि बच्चे के पास बैठकर उसके मन की बातें भी सुननी है। वह क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी कैसी सोच है अपने साथियों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और अगर उसकी सोच में कहीं किसी प्रकार का कोई दोष आ रहा है तो उसका निवारण करना। ये बचपन की स्थितियां हैं सारी। तो यदि हम इन बातों को बहुत गहराई से ध्यानपूर्वक इनका पालन करेंगे तो बच्चे के जो कदम है ना वो अच्छे संस्कारों की तरफ खुद ब खुद चलने लगेंगे, क्योंकि प्रशिक्षण वैसा मिलेगा। तो ये एक छोटा सा हिस्सा मैंने बताया है, बहुत छोटा सा। बहुत कुछ है इसमें बताने को, धीरे धीरे और भी बताया जाएगा, लेकिन आज से ये बात अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि बच्चे का परिचय अपनी मातृभाषा से कराना है। नहीं कराया है तो आज से ही आरंभ करवा दीजिए।